करीबन 82 साल पहले की बात है। तारीख के खाने में दर्ज 29 मई 1942। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में एडोल्फ हिटलर और सुभाष चंद्र बोस बातचीत कर रहे हैं। बातचीत ब्रिटेन के खिलाफ साझेदारी की है। योजना बनी कि बोस जापान की मदद से नॉर्थ ईस्ट इंडिया यानी म्यांमार से भारत में दाखिल होंगे, लेकिन जर्मनी से जापान जाने में खतरा था। अंग्रेजों के जासूस और उनकी सेना बोस की खोज में थे। ऐसे में हिटलर ने एक सबमरीन यानी पनडुब्बी अरेंज की, U-180। इसी सबमरीन से बोस ने करीबन 25,000 किलोमीटर का सफर पूरा किया, जापान पहुंचे और दुश्मनों की नजर से भी बचे रहे। बड़ी खास थी ये पनडुब्बी। पहले और दूसरे विश्व युद्ध में इसने अमेरिका और ब्रिटेन के जहाजों के जहन में डर बैठा रखा था। साइलेंट अटैक और सीक्रेट ट्रांसपोर्टेशन इसकी खासियत थे। पनडुब्बियों की ताकत का अंदाजा देशों को लगने लगा था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पनडुब्बियों की अहमियत बढ़ती चली गई, लेकिन सीक्रेट और साइलेंट अटैक तब हो सकता है जब ज्यादातर समय पनडुब्बी समुद्र की गहराई में हो और रडार की रेंज में आए बिना दूर से अटैक कर पाए। तमाम देशों ने पनडुब्बी टेक्नोलॉजी पर काम किया। इसी क्रम में बनी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, माने वो पनडुब्बी जो एटॉमिक एनर्जी पर चले और सालों तक समुद्र की गहराई में रह सके। इसी कवायद में अब भारत ने अपनी दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन अरिहंत बना ली है। 29 अगस्त को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पनडुब्बी को नौसेना में कमीशन करवाया। आज बात इसी न्यूक्लियर सबमरीन की करेंगे। जानेंगे कि वॉरफेयर की दुनिया में सबमरीन जरूरी क्यों है, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन क्या है और इसका इतना भौकाल क्यों है, अरिहंत की क्या खासियत है और न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन भारत की सुरक्षा के लिए कितनी जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं उपासना और आप देख रहे हैं जटिलता का विलोम और सरलता का पर्यायवाची आसान भाषा में। नौसेनाएं समुद्र में दो तरीके से प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास करती हैं। एक है सी डोमिनेंस, माने समुद्र की सतह पर जहाजों और युद्धपोतों की मदद से प्रभुत्व स्थापित करना। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, अगर दुश्मन आपसे ज्यादा ताकतवर है तो आप पर अटैक कर सकता है। ऐसे में काम आता है दूसरा तरीका, इसे कहते हैं सी डिनायल। इस तरीके को अमल में लाने के लिए जरूरत पड़ती है सबमरीन की, क्योंकि वो दिखती नहीं है। दुश्मन को हमेशा डर रहता है कि उस पर कभी भी अटैक हो सकता है। अटैक और सर्विलांस दोनों में सबमरीन का कोई मुकाबला नहीं है। कैसे? सबसे पहले बात अटैक की। सबमरीन पानी के अंदर रहते हुए किसी भी टारगेट जैसे कि पोर्ट, जहाज, एयरक्राफ्ट कैरियर के बहुत करीब पहुंचकर एक सरप्राइज अटैक कर सकती है, क्योंकि इन्हें चिन्हित करना बहुत मुश्किल होता है। जबकि अगर आप किसी एयरक्राफ्ट या फिर डिस्ट्रॉयर का इस्तेमाल करेंगे तो दुश्मन सेना को पहले ही भनक लग जाएगी। अब अगर सर्विलांस की बात करें तो यहाँ पर सबमरीन के लिए दो यूएसपी हैं। पहला, पानी के अंदर रहने की वजह से इसे चिन्हित करना मुश्किल होता है। दूसरा, ये पानी के अंदर कई हफ्तों या महीनों तक रह सकती है। इन दो कारणों से इसकी कोवर्टेंस यानी गोपनीयता बढ़ जाती है और ये लंबे समय तक इंटेलिजेंस और सर्विलांस का काम कर सकती है। ये तो बात हुई सबमरीन के नीश की। अब समझते हैं न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन के बारे में, लेकिन उसके लिए संक्षिप्त में सबमरीन के सब क्लासिफिकेशन को समझना जरूरी है। सबमरीन का क्लासिफिकेशन दो चीजों के बेसिस पर किया जा सकता है। पहला है प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी, माने सबमरीन के इंजन में किस फ्यूल का इस्तेमाल होता है, और दूसरा है उसका इस्तेमाल। प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी के आधार पर बात करें तो सबमरीन दो प्रकार के फ्यूल पर काम करती है। पहला है कन्वेंशनल फ्यूल। कन्वेंशनल फ्यूल यानी कि वो ईंधन जो ज्यादातर मशीनों में इस्तेमाल होता है, जैसे सबमरीन के मामले में डीजल एक कन्वेंशनल फ्यूल है। इसमें दो तरह की सबमरीन टेक्नोलॉजी आती है, एक है डीजल इलेक्ट्रिक और दूसरी है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन। डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन में डीजल का इस्तेमाल करके बिजली बनाई जाती है और उससे सबमरीन में मौजूद बैटरी को चार्ज किया जाता है। डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स को हर 2 दिन में पानी की सतह पर आना पड़ता है। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सबमरीन को ये टेक्नोलॉजी डीजल इलेक्ट्रिक इंजन में एक एड ऑन की तरह होती है। इसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग करके थोड़ी बिजली पानी के अंदर ही बना ली जाती है। हालांकि ये बिजली डीजल से बनने वाली इलेक्ट्रिक एनर्जी का सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी की मदद से 1-2 दिन के बजाय 15 दिन में एक बार ही पानी की सतह पर आना होता है। भारत के पास 14 सबमरीन्स हैं, जिसमें से 12 सबमरीन कन्वेंशनल फ्यूल पर काम करती हैं। ये सभी डीजल इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी पर काम करती हैं। फिलहाल भारत के पास एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन पर काम करने वाली कोई भी सबमरीन नहीं है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत इसे कुछ डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स में जोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी सफलता हाथ नहीं लगी है।
सबमरीन जितना कम सतह पर आएगी, सबमरीन के ट्रेस होने के चांसेस उतने ही कम होंगे। साइलेंट अटैक और सीक्रेसी के सर्विलांस उतना ही आसान होगा। कन्वेंशनल फ्यूल वाले सबमरीन की समस्या से निपटने के लिए न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बनाई गई। इसकी शुरुआत हुई अमेरिका से। अमेरिका ने साल 1958 में यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन नाम की दुनिया की पहली न्यूक्लियर सबमरीन बनाई थी। न्यूक्लियर पावर सबमरीन में डीजल की जगह न्यूक्लियर फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। सबमरीन के अंदर ही एक न्यूक्लियर रिएक्टर होता है जो ज़रूरत के हिसाब से एनर्जी बनाता रहता है और इसके लिए सबमरीन को सतह पर आने की ज़रूरत भी नहीं होती है। यह सबमरीन 20-25 सालों तक पानी के अंदर रह सकती है। हालांकि इसे हर 2-3 महीने में एक बार नेवल बेस पर लौटना पड़ता है। वजह फ्यूल नहीं बल्कि राशन है। सबमरीन में मौजूद क्रू मेंबर के राशन और बाकी ज़रूरतों के लिए इसको बेस पर लौटना पड़ता है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी भी सिर्फ 6 देशों के पास है, जिसमें भारत भी शामिल है। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन में भी 2 कैटेगरी हैं। पहला है एसएसएन, माने वो सबमरीन जो न्यूक्लियर फ्यूल का इस्तेमाल करती है, लेकिन इनकी क्षमता नॉर्मल सबमरीन जैसी होती है। ये दुश्मन की सबमरीन या फिर उनके जहाज़ों को टारगेट करने के लिए होती हैं। ये साइज में छोटी होती हैं और स्पीड में तेज़ होती हैं। और दूसरी है एसएसबीएन, माने वो सबमरीन जो न्यूक्लियर फ्यूल का इस्तेमाल तो करती हैं, लेकिन साथ ही ये बैलिस्टिक मिसाइल भी लॉन्च कर सकती हैं। इनके जरिए दुश्मन देश के अंदरूनी हिस्से में अटैक किया जा सकता है। इनका इस्तेमाल न्यूक्लियर अटैक के लिए भी किया जा सकता है। अब समझते हैं एसएसबीएन कैटेगरी वाली आईएनएस अरिघात सबमरीन के बारे में। अरिघात एक संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब है दुश्मन को तबाह करने वाला। ये अरिहंत क्लास सबमरीन है। असल में भारत में पहली एसएसबीएन कैटेगरी सबमरीन का नाम आईएनएस अरिहंत था, इसलिए अरिहंत के नाम पर एसएसबीएन कैटेगरी की सभी सबमरीन को अरिहंत क्लास सबमरीन कहा जाता है। ये एसएसबीएन कैटेगरी ऐसी दूसरी सबमरीन है जो भारत में बनी है। अब इसके फीचर्स के बारे में समझते हैं। आईएनएस अरिघात का वजन करीबन 6000 टन है। इसमें K-15 सागरिका नाम की बैलिस्टिक मिसाइल्स लगाई गई हैं। K-15 सागरिका को भारत के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने बनाया है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 700 से 1900 किलोमीटर की है। इसके रेंज को आप ऐसे समझिए कि दिल्ली से मुंबई की दूरी करीबन 1500 किलोमीटर है। कुल मिलाकर कहें तो इसकी मदद से समुद्र में बैठे बैठे किसी भी देश के अंदरूनी इलाके में अटैक किया जा सकता है। आईएनएस अरिघात में लगी मिसाइल से परमाणु अटैक भी किया जा सकता है। ये तो हुई बात अटैक रेंज की। इससे इतर ये सालों तक पानी के अंदर रह सकती है और हिंद महासागर से लेकर प्रशांत महासागर तक के इलाके में सर्विलांस का काम कर सकती है, वो भी समुद्र के सतह पर आए बिना। लेकिन सवाल ये है कि भारत को बड़ी अटैक और सर्विलांस रेंज क्यों चाहिए? भारत की कन्वेंशनल सबमरीन अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के उत्तरी हिस्से को आराम से मैनेज कर लेती है। इसके पीछे है चीन और उससे जुड़ी जियोपॉलिटिक्स। आइए इसे भी डिटेल में समझते हैं। इसके पीछे वजह है चीन के विस्तारवाद की नीति। चीन हिंद महासागर में अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है। हिंद महासागर कितना जरूरी है इसे कुछ ऐसे समझिए। अमेरिकी नौसेना के एक एडमिरल हुआ करते थे एल्फ्रेड थेयर मेहन। उनका एक कथन है, जो हिंद महासागर को कंट्रोल करेगा वो एशिया पर वर्चस्व रखेगा। ये महासागर 21वीं सदी में दुनिया पर वर्चस्व की कुंजी साबित होगा। दुनिया की तकदीर इसी महासागर से निर्धारित होगी। एल्फ्रेड थेयर मेहन ने यह बात 1897 में कही थी। आज उनकी बात को 127 साल बीत चुके हैं, जो 100% सही साबित हुई है। दुनिया का 75% समुद्री व्यापार और 50% कच्चे तेल का कारोबार अकेले हिंद महासागर से होकर गुजरता है। सोचिए, जिसका हिंद महासागर पर कंट्रोल होगा, एशिया और दुनिया में उसका कितना दबदबा होगा। चीन ये बात बखूबी समझता है, इसलिए उसकी कोशिश है हिंद महासागर पर कब्जे की। चीन आर्थिक और सैन्य स्तर पर भारत से ज्यादा ताकतवर है। अब इससे निपटने के लिए भारत कई कदम उठा रहा है, जैसे कि यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ मिलाकर क्वाड में काम करना, आसपास के देशों के मिलिट्री पोर्ट्स पर भारतीय नौसेना के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट बनाने की कोशिश करना और भारतीय नौसेना को सशक्त करना। नौसेना को सशक्त करने के लिए बेहतर हथियारों, जहाजों, युद्धपोतों और सबमरीन का निर्माण करना। मौजूदा समय में चीन के पास 66 सबमरीन्स हैं, जिसमें से 6 एसएसबीएन कैटेगरी की सबमरीन्स हैं, जबकि भारत के पास टोटल 16 सबमरीन्स हैं, जिसमें से सिर्फ 2 सबमरीन्स एसएसबीएन कैटेगरी की हैं। भारत लगातार प्रयासरत है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत अगले साल तक एक और एसएसबीएन कैटेगरी की सबमरीन तैयार कर लेगा, लेकिन भारत को एसएसबीएन के साथ एसएसएन कैटेगरी की सबमरीन्स की भी जरूरत है, बल्कि एसएसएन सबमरीन्स की ज्यादा जरूरत है। क्यों?
असल में SSBN की जरूरत तो किसी न्यूक्लियर अटैक के समय ही पड़ेगी, लेकिन SSN यानी कि न्यूक्लियर पावर इंजन पर चलने वाली अटैक सबमरीन की जरूरत हमेशा पड़ेगी। SSN सबमरीन्स छोटी होती हैं, हल्की होती हैं, इस वजह से इनकी मैन्यूवरेबिलिटी ज्यादा होती है और साथ ही लंबे समय तक समुद्र में रह सकती हैं। मैन्यूवरेबिलिटी का मतलब हुआ सबमरीन कितनी चपलता के साथ हरकत कर सकती है, टॉर्पीडो दागकर कितनी जल्दी रफू चक्कर हो सकती है। लेकिन मौजूदा समय में भारत के पास एक भी SSN कैटेगरी की सबमरीन नहीं है, जबकि चीन के पास इस कैटेगरी की 6 सबमरीन्स हैं। इन सभी बातों पर ध्यान देना जरूरी है। बहरहाल आज के लिए इतना ही। ये स्टोरी लिखी थी हमारे साथी आकाश ने। आप देखते रहिए द लल्लन टॉप बाकी अन्य खबरों के लिए, और मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया।